हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 19 मार्च 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जिसमें आप सभी को करंट अफेयर क्वेश्चन, उसकी व्याख्या और साथ में ललन टॉप प्रश्न देखने को मिलेगा। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ क्लास को पूरा देखें, लास्ट में एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर कर दिया करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज के अपने 19 मार्च के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं, जिसका पहला प्रश्न है, हाल ही में रिकॉर्ड 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद पर चुनाव किसने जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्लादिमीर पुतिन। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो अभी हाल ही में रूस में जो है राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुआ है, जिसमें विजेता व्लादिमीर पुतिन बने हैं और ये अब तक जो है 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं। ये जो है व्लादिमीर पुतिन 1999 से लेकर अब तक रूस के राष्ट्रपति रहे हैं। अगर ये 2029 तक राष्ट्रपति पद पर बने रहते हैं तो ये वहाँ के जो राष्ट्रपति थे स्टालिन, उनको पीछे छोड़ देंगे। ठीक है, तो 2029 तक व्लादिमीर पुतिन जो है स्टालिन को पीछे छोड़ देंगे और ये रूस के सबसे ज़्यादा टाइम तक पद पर बनने वाले पहले राष्ट्रपति भी बन जाएंगे। ठीक है, तो 5वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? व्लादिमीर पुतिन। 1999 से ये अब तक राष्ट्रपति पद पर बने हुए हैं। अब देख लेते हैं, रूस और यूक्रेन के बीच जब संघर्ष हो रहा था तो भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। तो भारत के द्वारा यूक्रेन में भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, ये आपको याद रखना है। 1991 से पहले यूएसएस नाम जो है रसिया का जो है 1991 से पहले यूएसएस नाम था, यूएसएसआर नाम था, लेकिन 1991 से जो है यूएसएसआर का विघटन हो गया और उसके बाद जो है यूएसएसआर से जो है 15 देश अलग होकर एक नई कंट्री बन जाते हैं और उसी के बाद से जो है जो यूएसएसआर है रसिया कहलाने लगा है। अगर बात करें यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में कौन सा देश है फैला हुआ है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा रसिया है। और यूरोप और एशिया के बीच में सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो यूराल पर्वत है। ठीक है, अगर बात करें कि रसिया की जो राजधानी है मॉस्को, ये किस महाद्वीप में है? एशिया में है कि यूरोप में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ये यूरोप में है। नेक्स्ट देखते हैं, रूस की अभी राजधानी मैंने बता दी, रूस की राजधानी मॉस्को है और ये यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। यहाँ की मुद्रा का नाम है करेंसी। अब आप सभी के लिए 3 प्रश्न है, आपको इसका सही जवाब बताना है। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्जेंटीना जो है ब्रिक्स में शामिल होने की घोषणा की है। ठीक है, ये अभी जो है ब्रिक्स में शामिल नहीं होगा। और बाकी के 5 देश जो शामिल हुए हैं ब्रिक्स में कौन कौन से हैं? तो सऊदी अरब है, इसके बाद यूएई है और तीसरा देश हो जाता है आपका मिस्र और चौथा देश आपका है इथोपिया और 5वां देश है आपका ईरान। ठीक है, तो इथोपिया, ईरान, मिस्र, यूएई और सऊदी अरब, ये 5 देश जो है ब्रिक्स में शामिल हुए हैं, जबकि अर्जेंटीना इसमें शामिल नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर अरविंद पनघड़िया बने हैं। कौन बने हैं? डॉक्टर अरविंद पनघड़िया बने हैं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साइंट्स ऐप। कौन सा ऐप? तो साइंट्स ऐप जो है अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज को साझा करने के लिए साइंट्स ऐप विकसित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने एक्स रे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को किससे प्रक्षेपित किया है? तो एक्सपोसैट को प्रक्षेपित किया गया है, रॉकेट का नाम है PSLV-C58। ठीक है, तो रॉकेट PSLV-C58 से एक्सपोसैट एक्सरे पोलरोमीटर सैटेलाइट से लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, दूसरा प्रश्न है हमारा, हाल ही में डायना मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित होने वाले भारतीय कौन है? तो डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित होने वाले भारतीय कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। डायना मेमोरियल अवार्ड जो है यह कहाँ प्रदान किया जाता है? लंदन में दिया जाता है। ये जो है हर दूसरे वर्ष में एक बार दिया जाता है और अब की बार 2 भारतीयों को यह पुरस्कार दिया गया है और इसमें पहले है
उदय भाटिया जो कि एक आविष्कारक हैं और दूसरे हैं मानसी गुप्ता एक स्वास्थ्य प्रचारक हैं। तो आपको याद रखना है डायना मेमोरियल अवार्ड कितने भारतीयों को दिया गया है, तो 2 भारतीयों को दिया गया है, उदय भाटिया को और मानसी गुप्ता को, ये आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड अभी किसे दिया गया है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा रतन टाटा जी को दिया गया है। किसे दिया गया है, तो रतन टाटा जी को पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं 2024 में भारत रत्न 5 लोगों को दिया गया है, जिनका नाम है कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देख लेते हैं 2024 में 5 लोगों को ही पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। पद्मा सुब्रमण्यम, चिरंजीवी, वैजयंती माला, बिंदेश्वर पाठक, वेंकैया नायडू। मरणों उपरांत 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार किसे मिला है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा बिंदेश्वर पाठक जी को दिया गया है। अब आप सभी के लिए प्रश्न है, आपको बताना है। पहला प्रश्न है भारत और UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पर, राजस्थान में हुआ है। भारत और UAE के बीच में कौन सा अभ्यास होता है, तो डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास 2024। इसके बाद कौन सा और अभ्यास होता है, तो जायद तलवार। ठीक है, तो जायद तलवार भी इंडिया और UAE के बीच में होता है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा BR कम्बोज जी को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है, तो GSAT-20 को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस रॉकेट से लॉन्च किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है। ठीक है, और यह फाल्कन 9 जो है रॉकेट किस कंपनी का है, तो स्पेस एक्स का है। किसका है, स्पेस एक्स का है। और ये स्पेस एक्स के मालिक कौन है, तो एलन मस्क हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। हाल ही में भारतीय सेना ने पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहाँ तैयार किया है, तो स्क्वाड्रन क्या है, यह अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, इसका निर्माण किया गया है जोधपुर में। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। जोधपुर जो है यानी कि राजस्थान में पड़ता है, तो राजस्थान की सीमा जो है पाकिस्तान से साझा करती है। ठीक है, तो पाकिस्तान की सीमा जो है भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से लगते हैं, तो 2 UT से लगते हैं पाकिस्तान की सीमा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। और राज्य की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब से जो है इसकी सीमा साझा होती है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा है, तो रेड क्लिफ रेखा है, और इसका निर्धारण किया गया था 1947 में। यहीं पर जो है जोधपुर में ही पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन तैयार किया गया है, जोधपुर राजस्थान में, ये आपको याद रखना है। और ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, ये जो है कहाँ से भारत ने इसको एक्वायर किया है, तो यह प्राप्त किया है USA से। और USA की कंपनी है बोइंग कंपनी, इसने जो है अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर को तैयार किया है। अब देख लेते हैं इसमें प्रचंड और तेजस क्या है। प्रचंड जो है ये है हल्का कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर। ठीक है, LCH यानी हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर हो जाता है। और तेजस क्या है, तो ये है LCA यानी हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट। ये A से हो जाएगा आपका एयरक्राफ्ट, H से हो जाएगा आपका हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो प्रचंड क्या है, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। तेजस क्या है, हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट है, ये आपको याद रखना है। अब आप सभी के लिए प्रश्न है, जिसका पहला प्रश्न है हाल ही में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है, तो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किसने शुरू करा है, तो मध्य प्रदेश ने शुरू करा है। किसके लिए, तो मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें कि 2024 जो है 2024 या किसके लिए घोषित किया गया है, तो मोटे अनाजों के लिए घोषित किया गया है। अगर बात करें 2023, तो 2023 जो है ये घोषित किया गया है,
2024 जो है ये किसके लिए घोषित किया गया है, तो कैमलेट्स, किसके लिए, कैमलेट्स के लिए यानी ऊँटों के लिए कौन सा वर्ष घोषित किया गया है, 2024 किया गया है। और 2023 किसके लिए घोषित किया गया है, तो मोटे अनाजों के लिए घोषित किया गया है। ठीक है, 2024 कैमलेट्स के लिए, 2023 मोटे अनाजों के लिए किया गया है। और रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने करी है, तो मध्य प्रदेश ने करी है। 58वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी वार्षिक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयपुर में डीजीपी और आईजीपी सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आईपीएस रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त की गई हैं, तो रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त की गई हैं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य की। चौथा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मिशन पाम ऑयल के तहत देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं, तो मिशन पाम ऑयल के तहत जो है देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है, अरुणाचल प्रदेश में। अगर पूछे अरुणाचल प्रदेश के किस प्रांत में, तो दिवांग घाटी में शुरू किया गया है ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र, जो कि देश का पहला है। और किस मिशन के तहत, तो मिशन पाम ऑयल के तहत यह शुरू किया गया है। ठीक है, अगर बात करें कि पाम ऑयल का यूज यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो फूड कुकिंग में होता है, उत्पादन जैसे कॉस्मेटिक साबुन जैसे प्रोडक्ट में भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो पाम ऑयल है इससे जीरो वेस्ट का उत्पादन होता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे, इससे प्रदूषण भी नहीं होता है, इसलिए पाम ऑयल प्रोसेसिंग संयंत्र अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा। अब आप सभी के लिए प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के आदिकेकिर और वांगचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग दिया गया है, तो आदिकेकर और वांगचो लकड़ी, आदिकेकिर क्या है, तो ये एक प्रकार का अदरक है। ठीक है, क्या है, तो यह अदरक है, और वांगचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग दिया गया है। तो ये दोनों किस राज्य से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, और यहीं का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है चुरपी पनीर। ठीक है, जो कि याकनी के दूध का यह पनीर बनाया जाता है, तो इसे भी हाल ही में चुरपी पनीर को भी जीआई टैग दिया गया है। तो ये तीनों प्रोडक्ट याद रखेंगे, एक तो वांगचो लकड़ी, आदिकेकिर और चुरपी पनीर, ये तीनों किस राज्य से संबंधित हैं, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। इसके बाद बात करें कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है और मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ है। इसके बाद पाके टाइगर रिजर्व कहाँ है, और लास्ट देखें तो ये तीनों नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो ये भी है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अब देख लेते हैं बोमडीला दर्रा और दीफू दर्रा, ये दोनों दर्रा कहाँ पे हैं, तो ये भी है दोनों कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। साथ में ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2024 के पहले चक्रवात अलवारो ने कहाँ तबाही मचाई है, तो 2024 का पहला चक्रवात का क्या नाम है, अलवारो नाम है, और इसने कहाँ पर तबाही मचाई है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मेडागास्कर में। कहाँ, मेडागास्कर में तबाही मचाई है। लास्ट देखते हैं, प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। ठीक है, कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, पांचवा प्रश्न हमारा है, हाल ही में वर्ष 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा का संबंध किससे है, तो कवि प्रभा वर्मा का संबंध किस भाषा से है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मलयालम भाषा से है, और इन्हें 2023 का सरस्वती सम्मान से सम्मानित करने के लिए इन्हें चुना गया है। अब देखते हैं सरस्वती सम्मान यह जो है किसके द्वारा दिया जाता है, किस समूह के द्वारा, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाता है, जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। पहली बार सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था, इनकी कृति मधुबाला के लिए, और 2022 में किसे दिया गया था, तो शिव शंकरी जी को दिया गया था, इनकी कृति सूर्यवंशम के लिए, जबकि 23 में मलयालम भाषा के लिए कवि प्रभा वर्मा जी को दिया गया है। इनकी कौन सी कृति है, तो रौद्र सात्विकम इनकी कृति है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं कि सरस्वती सम्मान के अंतर्गत कितनी इनामी राशि दी जाती है, तो 15 लाख रुपए दी जाती है। अभी जो है भारत के द्वारा जो है 3 क्लासिकल लैंग्वेज को घोषित किया गया है, लेकिन अभी इसे शामिल नहीं किया गया है, तो इसे आप याद रखेंगे। अगर बात करें कि भारत में वर्तमान में कितनी क्लासिकल लैंग्वेज हैं, तो 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। पहला है तमिल, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, तो ये इनका क्रम है। इसके बाद 3 और घोषित की गई हैं, प्राकृत, पाली, फारसी।
तो ये 9वीं जो है क्लासिकल लैंग्वेज बनेगी जब इसको संविधान में भी और इसे जो है आपका ऑफिशियल तौर पर नामित कर दिया जाएगा। तो ये आपका 9वीं क्लासिकल लैंग्वेज अगर पूछेगा तो फारसी हो जाएगा। अभी फिलहाल नवीनतम पूछे तो कौन सी है, उड़िया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला किसे मिला था, तो जी शंकर कुरुप जी को दिया गया था मलयालम भाषा के लिए। और 98वां 2023 पे किसे दिया गया है, तो 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को दिया गया है और गुलजार जी को दिया गया है। तो 2 लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वें क्रम का दिया गया है। व्यास सम्मान किसे दिया गया है, तो 2023 में व्यास सम्मान मिला है पुष्पा भारती जी को। किसके लिए, तो यादें यादें और यादें इनकी कृति के लिए दिया गया है। अब देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है हिंदी अवार्ड, साहित्य अकादमी का हिंदी अवार्ड किसे दिया गया है, तो संजीव जी को दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के हैं और इनकी कृति मुझे पहचानों के लिए दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया था, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था जॉन फांसे को और इनका संबंध है नॉर्वे से। नेक्स्ट आप सभी के लिए प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो हाल ही में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो यह मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन हुआ है महाराष्ट्र के नासिक में। कहाँ हुआ है, महाराष्ट्र के नासिक में हुआ है। यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मनी है। कौन है, तो जर्मनी है। छठा प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में पहली बार राष्ट्रपति गति प्रजनन फसल सुविधा के लिए DBT स्पीडी सीड्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो भारत में पहली बार है, इसे आप ध्यान देंगे। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय गति प्रजनन फसल सुविधा DBT स्पीडी सीड्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहाली में। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो देश का पहला है राष्ट्रीय गति प्रजनन फसल सुविधा जिसका नाम है DBT सीड्स स्पीडी सीड्स। यह जो है कहाँ पर शुरू किया गया है, तो यह शुरू किया गया है पंजाब के मोहाली में, यह आप याद रखेंगे। और DBT स्पीडी सीड्स का उद्घाटन किसने किया है, तो विज्ञान और तकनीकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इस DBT स्पीडी सीड्स का उद्देश्य है उन्नत फसल को जो है पैदा करना और तेज़ी से उत्पादन को पूर्ति करना और मांग की आपूर्ति भी करना। ठीक है, तो तेज़ी से उत्पादन हो सके, फसलों की उन्नति बेहतर हो सके और मांग के आधार पर जो है हम उसको पूर्ति कर सके। तो इसके लिए राष्ट्रीय गति प्रजनन फसल सुविधा जिसका नाम है DBT स्पीडी सीड्स कहाँ शुरू किया गया है, पंजाब में, और स्पेशली जगह पूछे तो मोहाली में। और किसके द्वारा, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, आप सभी के लिए प्रश्न है, आपको बताना है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो यह साल में 3 बार आती है और इसमें भारत को कौन सा रैंक मिला है, तो भारत को 80वां स्थान दिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न है हमारा, भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो मिलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है, विशाखापत्तनम में हुआ। ठीक है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, पीएम मोदी जी ने देश का सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है, तो आपको बताना है कि अटल सेतु जो कि समुद्र पर बना भारत का सबसे लंबा पुल है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, पीएम मोदी जी द्वारा। तो इसका उद्घाटन किया गया है मुंबई से लेकर नवी मुंबई के बीच में यह पुल बना है। इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो इसकी टोटल लंबाई है 21.8 किलोमीटर। ठीक है, तो यह कहाँ शुरू किया गया है, महाराष्ट्र में। अटल सेतु अगर पूछे किस राज्य में बना, समुद्र पर सबसे लंबा पुल है, तो महाराष्ट्र में बना है, जो मुंबई से नवी मुंबई के बीच में कनेक्ट करता है। इसकी टोटल लंबाई है 21.8 किलोमीटर। 7वां प्रश्न है, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है, तो WPL 2024 का खिताब किसने जीता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो WPL का यह 2nd एपिसोड है, यानी कि अब की बार इसका आयोजन दूसरी बार हो रहा है। पहली बार इसका विजेता कौन बना था, तो मुंबई बना था। दूसरी बार कौन बना है, तो RCB बना है। तो इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो फाइनल मैच जो है किसके बीच खेला गया था, तो RCB
और वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच में खेला गया था। किस स्टेडियम में? तो अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया था। इसका पुराना नाम क्या था? तो अरुण जेटली स्टेडियम का पुराना नाम था फिरोजशाह कोटला। और यह कहाँ पे है? यह स्टेडियम है दिल्ली में। यहीं पर जो है आरसीबी और दिल्ली के बीच में फाइनल मुकाबला खेला गया था और इसमें विजेता कौन बनता है? तो आरसीबी विजेता बन जाता है। और आरसीबी की कप्तान कौन है? स्मृति मंदाना है, ये आपको याद रखना है। और फाइनल मुकाबले में ये देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा विकेट और सबसे ज़्यादा रन किस टीम की प्लेयर ने बनाए हैं, तो उसके लिए 2 अवार्ड भी दिए जाते हैं। इसमें पर्पल कैप और ऑरेंज कप किसे दिया गया है ये देखना होता है, ठीक है। तो पर्पल कप जो है किससे संबंधित है? तो यह विकेट से संबंधित है, जबकि ऑरेंज कप किससे संबंधित है? तो यह रन से संबंधित है, ठीक है। तो पर्पल कप किसे दिया गया है? श्रीलंका को दिया गया है। ये किस टीम की प्लेयर हैं? तो आरसीबी की है। जबकि ऑरेंज कप किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है रन के लिए, यानी कि सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया है? तो एलिसा पेरी बनाई है, ठीक है। और ये भी कि जो है किस टीम की प्लेयर हैं? तो आरसीबी की प्लेयर हैं, तो ये आपको याद रखना है। और इसमें जो विजेता बनी है आरसीबी, इसको कितने रुपए मिलने वाले हैं? तो 6 करोड़ मिलने वाला है, ठीक है। तो विजेता टीम को 6 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये आपकी हैं स्मृति मंदाना जी हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि इस बार जो है 2024 का WPL किसने जीता है? आरसीबी ने जीता है। अभी तक मेल में अगर पूछा जाए कि आरसीबी ने कभी भी फाइनल मुकाबला खेला भी नहीं है और जीता भी नहीं है, ठीक है। और ये सेकंड एपिसोड था WPL का, और इसमें दूसरी बार कौन विजेता बन जाती हैं? तो आरसीबी बन जाती हैं। और पहली बार जो है कौन विजेता बना था WPL का? तो मुंबई बना था, ठीक है। तो अब की बार 2 क्वेश्चन याद रखेंगे कि WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो कास्मी गौतम है। इन्हें जो है 2 करोड़ में खरीदा गया है गुजरात टाइटंस के द्वारा। और सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन बनी है? तो सबसे मूल्यवान खिलाड़ी बनी है दीप्ति शर्मा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब आप सभी के लिए प्रश्न है, हाल ही में लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको बताना है कि लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सविता कंसवाल जी को, ठीक है। तो सविता कंसवाल जी को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार एडवेंचर श्रेणी में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में यूएई ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इन्फेंटिनो को। किसे सम्मानित किया है? तो इन्फेंटिनो को सम्मानित किया है। और इन्फेंटिनो कौन है? तो ये फीफा के हेड हैं। कौन है? तो फीफा के हेड कौन है? तो इन्फेंटिनो है। इन्हें भी अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार यूएई के द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसे दी गई है? तो स्काई पार्क की बात करें किसे मान्यता दी गई है? यह एशिया का 5वां है और भारत का पहला है, ठीक है। तो इसका सही हो जाएगा कौन सा पार्क है? तो यह मध्य प्रदेश में है। और पार्क का क्या नाम है? तो पेंच टाइगर रिजर्व है। पेंच टाइगर रिजर्व यह एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क है, जबकि भारत का पहला है, ठीक है। तो पार्क श्रेणी में मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व को जो है घोषित किया गया है, मान्यता दी गई है। अगर पूछे रिजर्व में किसे दिया गया है, तो डार्क स्काई रिजर्व में किसे चुना गया है? तो यह लद्दाख को चुना गया, ठीक है। लद्दाख का जो हेनले है इसको दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 8वां प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध लड्डूमार होली कहाँ मनाई गई है? तो प्रसिद्ध लड्डूमार होली कहाँ मनाई जाती है? उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं, तो मथुरा बरसाना में जो है होली खेली जाती है, लड्डूमार होली, ठीक है। इसमें जो है लोग बड़ी सब तन्मयता के साथ खड़े रहते हैं और देखते हैं कि कौन लड्डू फेंकने वाला, ठीक है। इसमें खेलते कम है, खाते ज़्यादा। किसी को मारा जाता है लड्डू से तो उसे कैच करके और खा लेता है, ठीक है। तो लड्डूमार होली कहाँ? मथुरा बरसाना उत्तर प्रदेश में खेली जाती है। यहीं पर लठमार होली, फूलों की होली और ब्रज की होली जो है ये विश्व फेमस है, ठीक है। विश्व फेमस कौन सी होली है? तो ब्रज की होली। तो आपको लड्डूमार होली, लठमार होली और फूलों की होली ये सब कहाँ से संबंधित है? बरसाना मथुरा से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। आप सभी के लिए प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? तो बीकानेर में प्रारंभ हुआ है। बीकानेर राजस्थान में प्रारंभ हुआ है। और अभी जो है ऊँटों के ऊपर जो कलाकारी, यानी कि जो उसके ऊपर मैट बिछाया जाता है पीठ पर, उस पर जो कलाकारी होती है उसे कौन सी कलाकारी कहते हैं? तो उसे उस्ता कला कहते हैं, ठीक है। कौन सा कला कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं। और इसके लिए भी हाल ही में GI टैग भी प्रदान किया गया है। हाल ही में नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य बना है उत्तर प्रदेश, ठीक है। किसकी रिपोर्ट के अनुसार? तो नीति आयोग की बहुआयामी रिपोर्ट के अनुसार।
नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा में, ठीक है। और उड़ीसा की और कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल हैं जैसे नुआखाई, रज पर्व, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 मनाया जाता है 16 जनवरी को, हर वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है, तो 16 जनवरी को मनाया जाता है। नवा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने कैलिफोर्निया में 10,000 मीटर दौड़ में 16 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुलबीर सिंह ने। गुलबीर सिंह ने, जो कि भारतीय एथलीट हैं, इन्होंने कैलिफोर्निया में 10,000 मीटर दौड़ में 16 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर अपने नाम कर लिया है। अब देखते हैं, तो गुलबीर सिंह जो है कैलिफोर्निया यानी कि यूएसए में इसका आयोजन किया जा रहा था जिसका नाम है द 10 इवेंट, यानी कि 10 मीटर की दौड़ का आयोजन किया जा रहा था, 10 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन किया जा रहा था। इसमें जो है गुलबीर सिंह ने 16 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है। तो एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिए हैं किसने, गुलबीर सिंह ने, और ये हैं भारत के गुलबीर सिंह, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये उत्तर प्रदेश के एथलीट हैं। अगर बात करें, ऑप्शन में दिया गया था पारुल चौधरी के बारे में, तो पारुल चौधरी ये एशियन गेम्स में 5000 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीती थी और ये यूपी की मेरठ की थी और इन्हें भी हाल ही में राष्ट्रपति महोदया जो द्वारा अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आप सभी के लिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आप सभी के लिए, हाल ही में फीफा पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे मिला है। तो आपको बताना है कि हाल ही में फीफा पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो यह लियोनेल मेसी को दिया गया है और इनका संबंध किसे देश से है, तो ये अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, ठीक है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो सुमित नागल हैं, ठीक है। कौन है, तो सुमित नागल हैं, जो कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। कौन है, सुमित नागल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न है हमारा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है, जिसे नाम कहते हैं नॉन अलायंस मूवमेंट। इसका जो है 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो कंपाला युगांडा में, ठीक है। तो कंपाला युगांडा में किया गया है। युगांडा की राजधानी अगर पूछे कौन सी है, तो यह है कंपाला, ठीक है। तो 19वां शिखर सम्मेलन गुटनिरपेक्ष का कहाँ पर आयोजन किया गया है, कंपाला में किया गया है, जो कि युगांडा की राजधानी है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मार्गबार शर्मा 4 किसने चलाया है। तो मार्गबार शर्मा 4 ऑपरेशन किसने चलाया है, तो पाकिस्तान ने चलाया है, ठीक है। पाकिस्तान ने चलाया है, किसके खिलाफ, ईरान के खिलाफ चलाया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 10वां और आखिरी प्रश्न हमारा है, हाल ही में नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी घोषित करी है। तो नेपाल ने अपनी पर्यटन राजधानी किसे घोषित करी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोखरा को, ठीक है। किसे, पोखरा को। नेपाल की राजधानी कौन सी है, तो यह काठमांडू है, लेकिन अभी हाल ही में पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है पोखरा को, जो कि गंडकी प्रांत के अंतर्गत आता है। यहीं पर जो है काठमांडू में ही दक्षेस यानी सार्क का हेडक्वार्टर भी है। कहाँ पे है, तो यह काठमांडू में है। अगर बात करें नेपाल से सीमा बनाने वाले भारत के कौन कौन से राज्य हैं, तो भारत के 5 राज्य नेपाल से सीमा बनाते हैं। एक तो पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये सभी 5 देश जो है नेपाल से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। नेपाल में ही माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, तो सागर माथा कहा जाता है, ये भी साथ में आपको याद रखना है। अब आप सभी के लिए प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है। तो भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है, तो ऑपरेशन सर्व शक्ति शुरू किया गया है। ऑपरेशन सर्व शक्ति शुरू किया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपको बताना है कि असम का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसका नाम है असम वैभव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो भारत के पूर्व CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी को असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे, रंजन गोगोई जी को, ठीक है। गोई जी को सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के स्वदेशी खजूर कच्छी खरेक को GI टैग दिया गया है। तो कच्छी खरेक यह एक स्वदेशी खजूर है, यह किस राज्य का है और इसे अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है, तो यह गुजरात का है, ठीक है। तो गुजरात का कच्छी खरेक है, इसे अभी हाल ही में GI टैग से
GI टैग प्रदान किया गया है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने 10 क्वेश्चन साथ में ललन टॉप प्रश्न भी सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बार एक ही लाइक कर दिया करिए। इतने कम बच्चे देखते हैं, फिर भी जो है कोई दिक्कत नहीं है, बस आप सभी थोड़ा सा सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। पूरी 1.5 घंटे की क्लास को हम जो है 30 मिनट में समाप्त कर देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।